एवरीवन, प्लीज कंफर्म करना कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर दिख रहा है। Yes sir, it is visible दिख रहा है। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आज का लेक्चर जो हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का पहला लेक्चर होगा, दिस इज इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में इन्वेस्टमेंट होती क्या है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है, अलग अलग तरीके से किस ऑब्जेक्टिव से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके लिए बेसिक डिस्कशन, एक जनरल डिस्कशन हम लोगों ने किया था, राइट। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है ओवरऑल इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेफिनेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ शुड इन्वेस्ट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनमें से जितने पॉइंट आज कवर होते हैं आज के लेक्चर में, हम लोग उसे पहले कवर करेंगे और फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अगले पॉइंट्स कवर करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने अभी तक सीखा था, उसमें व्हेन करंट इनकम इज मोर देन द करंट कंजम्पशन, जब हमारे पास में जितना पैसा आता है, जितनी हमारी इनकम होती है और जितनी हमारी नीड्स होती है, जितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उतने मीट होने के बाद जो ज़्यादा पैसा हमारे पास में बचता है, उस पैसे के लिए हम लोगों के कुछ परसेप्शंस होते हैं। हम कभी उसे इन्वेस्ट करते हैं, कभी उसे कहीं जगह पे सेव करते हैं, और कहीं हम लोग किसी जगह से अलग अलग ऑप्शन में लेंडिंग की तरह यूज़ करते हैं। नॉर्मली पीपल टेंड टू सेव द एक्सेस मनी। हम लोग जो सेविंग करते हैं उसे हम लोग जो एक्सेस मनी होती है, हमारे एक्सपेंसेस को मेट करके जो हमारे पास में इनकम बचा होता है, उसकी जो मनी होती है उसे हम लोग सेव करते हैं। वन ऑप्शन इज टू सेव द मनी इन द कबर्ड until some future time when consumption exceeds the current income। मतलब क्या कि अगर हम लोग के पास में ऑप्शंस होता है कि वही पैसे जो हमारे एक्सेस हैं वो हम लोग एक कबर्ड में रख दे, अलमारी में रख दे और उसे वैसे के वैसे ही रहने दें, और दूसरा ऑप्शन होता है कि कहीं ना कहीं जाके उसे इन्वेस्ट करें ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। नॉर्मली जो मनी होती है, पैसा होता है, मनी डज नॉट हैव एनी वैल्यू अनलेस इट इज इन्वेस्टेड। अगर हम लोगों ने 1,000 रुपये की या 500 रुपये की एक नोट आज अगर हम लोगों ने कबर्ड में रख दी, तो मे बी अगले 10 साल के बाद वो 500 रुपये की नोट की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब जो मनी वैल्यू होगी वो कम होगी। ये जो होता है, अगर वही हम लोगों ने 500 रुपये कहीं पर सेव किए होते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट किए होते हैं, तो उनसे मिलने वाले रिटर्न्स की वजह से उन्हीं 500 रुपये की वैल्यू में भी 550, 600 या फिर 1000 या फिर 5000 हो जाती है, राइट। तो बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हम लोग जो रिस्क लेते हैं फाइनेंशियल असेट्स को लेके टू गेन समथिंग रिटर्न, और साइमल्टेनियसली हम लोग उसी पर्टिकुलर मनी की वैल्यू ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सेकेंड पॉइंट जो दिया है वह एन इन्वेस्टमेंट इज इसेंशियली एन एसेट दैट इज क्रिएटेड विथ एन इंटेंशन ऑफ अलाउइंग मनी टू ग्रो। The wealth created can be used for a variety of objectives, such as meeting the shortage of in income and saving up for the retirement। हम लोगों के अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हमारे अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं उनके बेसिस पे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आई एम सॉरी।
अभी क्लियर है आवाज? हेलो, अभी आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। सो द इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी, उन इन्वेस्टमेंट को हम लोग कंसिडर करते वक्त जो हमारी असेट है उन असेट को परचेस करके या फिर हमारी जो रियल एस्टेट होती है उनमें इन्वेस्ट करके, इसके अलावा हम लोग अदर जो रिटर्न जो हमारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करके हम लोग इस तरह के रिटर्न्स ले सकते हैं। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में सोचें, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में सोचें तो इसमें हम लोगों के लिए आता है पहले जो वॉरेन बफेट है, जिससे हम लोग इन्वेस्टमेंट के गुरु कहते हैं, उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उन्होंने जो ओपिनियन है उनका, तो वो क्या है कि नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट एक तरह की सिर्फ हमारी रिटर्न्स जो हम लोग गेन करते हैं उन्हीं रिटर्न्स के बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे तो 100 रुपये में हम लोग टारगेटेड रिटर्न के परसेंटेज वहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि हमें उतना रिटर्न मिलना ही चाहिए। अगर हम लोग ऐसे ना करते हुए सिर्फ एक वेगली प्राइस बढ़ेगी और हमें हमारी मनी ग्रोथ मिलेगी, इस तरह से अगर हम लोग कुछ करते हैं या कुछ पैसे लगाते हैं या सेव करते हैं तो उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, ऐसा उनका कहना है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन परचेसेस शेयर्स ऑफ तेजस नेटवर्क, एक कंपनी है जो इंडिया में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वर्थ ₹10,000, इंटेंडिंग टू होल्ड देम फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ₹50 डिविडेंड्स ऑन देम। मतलब हर साल के लिए 50 रुपीज़ डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ में उतना डिविडेंड अगर मिलता है तो वो उनके लिए रिटर्न होगा। ये जो केस है तेजस नेटवर्क की इन्वेस्टमेंट की, इफ दैट पर्सन हैड जस्ट टेकन द तेजस नेटवर्क शेयर विदाउट एक्सपेक्टिंग द डिविडेंड्स, देन इट इज़ नॉट अ जेन्युइन इन्वेस्टमेंट। उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पेकुलेशन कहेंगे कि मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम लोगों को रिटर्न्स के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो सिर्फ मनी ग्रोथ नहीं, तो उनके बजाय हमें कुछ रिटर्न भी मिलने चाहिए। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि अगर हम लोग शेयर्स के लिए रिटर्न के बारे में सोचें तो शेयर्स पे मिलने वाला रिटर्न होता है डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं तो उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनके लिए फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड होते हैं। वही अगर डिवेंचर्स के बारे में सोचें, कंपनी के जो डिवेंचर्स होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग सोचें तो वो क्या होता है, तो वो हमारे लिए एक्चुअल में रिटर्न्स में इंटरेस्ट हमें मिलता है, राइट। देयर आर 3 थिंग्स दैट कंपनसेट द इन्वेस्टर को कंपनसेट करने के लिए कलेक्टिवली फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कौन कौन से होते हैं? पहला टाइम, दूसरा इन्फ्लेशन और तीसरा अनसर्टेनिटी। मतलब जो हम लोगों के दिमाग में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम वहाँ पे क्या सोचेंगे कि पहले हमें जो रिटर्न मिलने चाहिए वो कितने टाइम फ्रेम में मिलने चाहिए। सेकेंड, वो जितना टाइम फ्रेम हम लोगों ने डिसाइड किया है उसके लिए हमें इन्फ्लेशन रेट कंसीडर करना होगा। ऐसा ना हो कि आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर लिए और 10 साल के बाद में सिर्फ 10% रिटर्न मिल रहा है, नहीं। तीसरा अनसर्टेनिटी, जब हमें ज़रूरत हो तो उसके साथ में हम लोगों को अच्छे खासे रिटर्न के साथ वो पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल अमाउंट वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड वो हमें रिटर्न मिल सकती है, राइट। तो ये तीनों थिंग हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर इनके बारे में हम लोग सोचें एडिशनली तो एक एग्जाम्पल के बारे में, रिटर्न्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोगों ने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए तो फ्यूचर में हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल के अमाउंट के साथ साथ कुछ एडिशनल रिटर्न हमें मिलते हैं। 1 लाख रुपए अगर हम लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए तो अगर हम लोग लेकर चलते हैं कि 40,000 रुपीज़ का हम लोगों को रिटर्न मिला, तो 1,40,000 ये ओवरऑल वैल्यू फ्यूचर में उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस की बन जाती है। तो ये 40,000 रुपीज़ जो है, ये 40,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग द डिविडेंड्स, including the value increase in the shares of the company, ये सब कुछ इसमें कैलकुलेटेड है, तो वो हमारे लिए रिटर्न बनता है, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, विच इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? एन इन्वेस्टमेंट
An investment operation is one which upon through analysis promises safety of principal and an adequate return. Operation not meeting these requirements are speculative. Simple definition जो हमारे ग्राम एंड कोर्ट ने दी हुई है सिक्योरिटी एनालिसिस से रिलेटेड, क्या कहते हैं वो कि इन्वेस्टमेंट में हमारे प्रिंसिपल की गारंटी भी है जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ में कुछ एडिक्वेट रिटर्न भी हम लोगों को मिलेगा, तब हम जाके उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे. अदरवाइज ये दोनों भी थिंग्स अगर उसमें नहीं हो तो हम लोग उसमें क्या कहेंगे उसे कि ये हमारे लिए एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है, या फिर स्पेकुलेशन की स्पेकुलेटिव रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करने के लिए नॉर्मली हम लोगों ने किए हुए कुछ एक्टिविटीज़ है. दूसरी डेफिनेशन जो एडिशनल दी हुई है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग मनी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स, बजटिंग, बैंकिंग एंड टैक्सेस, also called as a मनी मैनेजमेंट. मतलब ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट हम लोगों के फ्यूचर बजट्स के लिए की हुई बजटिंग एक्टिविटी, और साथ ही साथ में हम लोगों के टैक्सेशन और हमारे बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड की हुई मनी मैनेजमेंट, यही हमारी होती है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए जो नीड एंड इम्पोर्टेंस का पॉइंट है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं. अब इस पॉइंट में अलग अलग ढेर सारे पॉइंट्स दिए हुए मेन हेडिंग्स के साथ में. लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अ प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट. अगर हम लोग एट द एज ऑफ 21 अगर हम लोग देखते हैं तो आगे चल के हम लोग कहीं जॉब करेंगे, कहीं बिजनेस करेंगे जिसमें से अच्छा खासा हम लोगों को इनकम होगा, और उस इनकम को हम लोग वैसे ही कंसिस्टेंटली चलाते जाएंगे. एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर कोई एवरेज ह्यूमन बीइंग है तो कोई एवरेज ह्यूमन बीइंग ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 14, 15 या 16 घंटे काम कर सकता है. तो 16 घंटे काम करके वो जितने पैसे कमाएगा उतने पैसे की वैल्यू हर साल उतनी ही रहेगी, या फिर जो रिटर्न्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे, इनकम बढ़ती जाएंगी, लेकिन वो जितना इन्फ्लेशन रेट होगा उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी. तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब एट द टाइम ऑफ आफ्टर द एज ऑफ 58, 60 और 65, जो एडिशनल जो कैपेसिटी है उसकी काम करने की तो वो कम हो जाएगी. जहाँ वो 16 घंटे काम करता था वहाँ वो 8 घंटे ही काम करेगा, तो मे बी उसकी इनकम में कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकता है. तो वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैव बिकम मोर सिग्निफिकेंट एज मोस्ट पीपल इन इंडिया रिटायर बिटवीन द एज ऑफ 58 to 60, so that they are planning to save their money. Saving by themselves do not increase wealth. Saving must be invested in such a way that the principal and income will be adequate for greater number of retirement years. तो जो ज़्यादा इस तरह से सेव करेंगे कि जो रिटर्न्स मिलेंगे तो उन रिटर्न्स के बेसिस पे हम लोग आने वाली जो रिटायरमेंट ईयर्स है या रिटायरमेंट एजेस है उसे हम लोग उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे सेटिस्फाई कर सकें. नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीजिंग द रेट्स ऑफ टैक्सेशन. रेट्स ऑफ टैक्सेशन जो हमारी टैक्सेशन से बेसिस से रिलेटेड है, जो हमारी टैक्स पेयर्स है, जो हमारी इनकम्स होती हैं, उन इनकम पे जो हम लोगों की गेन होती है उन पे हम लोगों को टैक्स पे करना होता है. दैट इज कैपिटल गेन्स, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो इस तरह के जो टैक्स पेमेंट करने होते हैं तो उन टैक्स के लिए हम लोगों को जो इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं, तो इनकम टैक्स के लिए जो इंक्रीजिंग रेट है तो वो रेट को कंसीडर करके हम लोगों को एडिशनल इनकम जनरेट करके रखना होता है. तो ये इनकम हम लोग इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं. When the tax rate is increased, it will focus on generating the saving by the taxpayer. When the taxpayer invests their income into provident fund, pension fund, UTI, life insurance, or any other investment service or anything, it affects the taxable income. Taxable income मतलब कौन सा? एक कि जो हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से बनाई हुई जो स्कीम्स है डिफरेंट, तो वो सभी स्कीम्स अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो हर एक स्कीम में कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग स्कीम्स भी होती है. इनकम टैक्स के अंडर हम लोगों को अंडर द सेक्शन 80C चैप्टर 6 के अंडर 80C के अंडर 1,50,000 तक का हमें डिडक्शन मिलता है ऑन डिफरेंट सेविंग्स जो ऊपर यहाँ पर दी हुई है.
तो ये सेविंग्स की वजह से हम लोग जो हमारा टैक्सेशन बर्डन है वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाई इंटरेस्ट रेट। Interest rate is one of the most important aspect of a sound investment plan. The interest rate differs from one investment to another. There may be a changes between the degree of risk and safe investment. ये रिस्क एंड सेफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? जो हमारी इन्वेस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं उसके साथ साथ जो रिटर्न्स हमें मिलते हैं वो हमें इंटरेस्ट के थ्रू या फिर हमारे डिविडेंड्स के थ्रू या फिर वैल्यू अप्रिसिएशन के थ्रू जो मिलते हैं तो उसे हम लोग रिस्क एंड रिटर्न रिवॉर्ड के बेसिस पे कैलकुलेट करके ही रखते हैं। तो जहाँ जहाँ हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो वहाँ वहाँ हम लोगों को अच्छी खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट may not be the only factor favoring the outlet of investment. Stability of interest is an important aspect of receiving the high rate of interest. मतलब अगर एक साल इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई एफडी हो तो एफडी के लिए अगर हम एक साल इन्वेस्ट करते हैं तो 5 to 6% हम लोगों को रिटर्न मिलता है पर एनम। अगर यही हम लोग एडिशनल लमसम बल्क अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर दूसरी जगह पर तो हमारे बॉन्ड्स के लिए या नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स के लिए या फिर अलग जो हमारी पीपीएफ अकाउंट्स हैं उनके लिए 7 to 8% हमें रिटर्न मिल सकता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएटिंग होता है, राइट? कभी कभी ये ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, डिपेंडिंग ऑन दी ओवरऑल मार्केट, राइट? तो इन तरह की हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें मेंटेन करें और उनसे हम लोग अच्छे खासे रिटर्न गेन कर सकें, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट का एक नीड या फिर इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे हम लोगों ने पहले पॉइंट में देखा, द लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए प्लान करते वक्त हम लोग क्या क्या प्लान करते हैं, क्या क्या दिमाग में सोच के रखते हैं कि हमें रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छी खासी इनकम मिलनी चाहिए। जो हमारा आज की मनी वैल्यू है वही मनी वैल्यू आगे चल के इन्फ्लेशन की वजह से डिक्रीज होने वाली है, तो उस पर्टिकुलर ईयर्स में हमें अच्छे खासे इनकम या फिर अच्छा खासा अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल हो। ये सारी इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, महंगाई, राइट? तो महंगाई बढ़ते ही चली जा रही है। तो हम लोग इस टाइम पे क्या सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर करके इन्वेस्टर को क्या करना है कि हम लोगों को इन्फ्लेशन स्क्रूटिनी करना है कि फ्यूचर फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो होगी उसे हम लोग अगर ज़्यादा डिले कर दें, मतलब कोई अगर नॉर्मल पर्सन है कि जो एट द एज ऑफ 20 to 25 के बीच में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, उसके लिए जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमम होंगे रादर वो इज इन्वेस्टिंग इन द ईयर ऑफ 45 and 50। तो उन इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर करके हम लोगों को अच्छे खासे सेविंग्स करनी है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी है। देन लार्जर इनकम्स। इनकम इज अनदर important element of the investment. When government provides a job to the unemployed person in the country, the ultimate result is ensuring of the income than the saving of extra income. More incomes and more avenues of investment have led to the ability of the willingness of working people to save and invest their funds. अच्छे खासे इनकम अगर मिलने के लिए अगर अच्छी खासी हम लोगों के पास में अवेलेबल ऑप्शंस होंगे तो हमारे पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो हम लोग इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। अगर अनएम्प्लॉयड पर्सन है तो उसके पास में पैसे ही नहीं है, तो अगर उनके कोई रिटर्न्स ही नहीं है तो वो जहाँ पे इनकम नहीं कमा पा रहा या फिर उसके एक्सपेंसेस नहीं मीट कर पा रहा तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। तो इट इज़ बिट नेसेसरी कि हमारी जो इनकम है वो हमारी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए हमारी एक्सपेंसेस से। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट चैनल्स। इन्वेस्टमेंट चैनल्स में आने वाले द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री leading to the greater economic prosperity has led to the introduction of vast areas of investment outlets. Investment channels means an investor is willing to invest in several instruments like corporate stock, provident fund, life insurance, fixed deposit in a corporate sector and unit trust schemes. तो इन्वेस्टमेंट चैनल्स मतलब क्या है, तो ये अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है।
कि जहाँ पे हम लोग हमारी मनी वैल्यू, हमारी वेल्थ ग्रो भी कर सकते हैं और हम अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहाँ पे कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे नीड एंड इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, दिस इज द रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आने वाले पॉइंट, पहला सेफ्टी। सेफ्टी मतलब क्या कि जो हमारे पास में जितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हम लोगों की प्रॉपर प्रिंसिपल अमाउंट के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस people invest their money. Some investment help keep hard-earned money safe from being eroded with the time. By parking your funds in these instruments or schemes, you can ensure that you don't outlive your saving. Fixed deposit, government bonds, and even an ordinary saving accounts can help to keep your money safe. मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट, हमारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जो चैनल्स हैं उनमें से ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास में होने चाहिए कि जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, हमारी जो एक्चुअल मनी है उसे सेफ रखे। उनमें उनसे मिलने वाले रिटर्न्स तो अच्छे खासे होंगे ही, लेकिन एक्चुअल हमारी प्रिंसिपल जो है वो हमारी सेफ होनी चाहिए। मतलब जीरो रिस्क या मिनिमम रिस्क के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। जो हमारे फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर अदर जो हमारी सेविंग्स होती है उनमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव है विच इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ कैपिटल। जो एक्चुअल हम लोग इनिशियल कैपिटल यूज करते हैं, एक्चुअल हम लोग इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, राइट। ग्रोथ इनटू द सीजेबल कॉर्पस ओवर द टाइम। कैपिटल अप्रिसिएशन इज जनरली अ लॉन्ग टर्म गोल। ग्रोथ ऑफ कैपिटल या कैपिटल अप्रिसिएशन ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल होगा दैट हेल्प्स टू पीपल सिक्योर देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। हमारी फाइनेंशियल फ्यूचर जो होगी उसे सिक्योर करने के लिए हमारी रेगुलर इन्वेस्टेड कैपिटल, जो बेस कैपिटल होगा, उसकी भी वैल्यू बढ़नी चाहिए। टू मेक द मनी you earn grow into wealth, you need to consider investment options that offer the significant return on the initial amount invested. Some of the best investment to achieve growth include the real estate, mutual funds, commodity and equities, right? The risk associated with these options may be high, but the return is also generally a significant. मतलब हम लोग अगर कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कहीं इक्विटी में या फिर कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए रिस्क ज़्यादा है, लेकिन उसके ऊपर मिलने वाले रिटर्न भी अच्छे खासे मिलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट थिंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए है वो है हमारा इनकम। अब इनकम के लिए कंसिडर करते वक्त जो इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अर्न अ स्टेडी सोर्स ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टमेंट जो फिक्स डिपॉजिट हम लोग करते हैं या फिर हमारी जो रेगुलर टैक्स सेविंग फंड्स होता है उनके ऊपर मिलने वाले जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, या फिर जो डिविडेंड्स होता है वो फिक्स्ड होता है। इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज एंड फ्लक्चुएटिंग इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हमारी इन्वेस्टमेंट की होती है, राइट। तो उन अलग अलग फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में अगर हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो एक फिक्स्ड इनकम हमें कंसिडरली मिलता रहेगा, राइट। ये जो इनकम सिक्योरिटीज होती हैं वो सोर्सेस सप्लीमेंट्री इनकम ड्यूरिंग योर वर्किंग ईयर्स बाय प्रोवाइडिंग यू विद एडिशनल मनी टू मीट द आउटलेज मतलब जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए अगर हम लोग इस तरह की कोई वर्किंग ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो हमें एडिशनल जो एक्स्ट्रा इनकम मिलता है उसमें से हम लोग कुछ ना कुछ खर्चे वहाँ पे कर सकते हैं इन रेगुलर डेज। ये इनकम सोर्स हमारा प्राइमरी हो गया। अगर हम लोग रिटर्न्स के बारे में कंसिडर करें, जो हमारा इनकम है, अगर हम लोग रिटर्न्स के बारे में कंसिडर करें इन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो अलग अलग तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे कि एक कैपिटल अप्रिसिएशन जिसमें हम लोग ग्रोथ ऑफ कैपिटल कहते हैं। सेकेंड थिंग दैट इज द इंटरेस्ट रेट, जो हमारा इंटरेस्ट इनकम होगा वो। थर्ड थिंग इज रिलेटेड टू द डिविडेंड।
जहां पे हमारी फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज होती हैं, उन फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रिटर्न सिक्योरिटीज। और दूसरी जो फ्लक्चुएटिंग होती है उनमें हमारी डिविडेंड, रेंट या फिर अलग अलग तरीके की हमारी एक्चुअल में रिटर्न्स मिलते हैं। जनरली 4 वेज के रिटर्न होते हैं, जिसमें से कैपिटल अप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड और चौथा होता है जो रियल एस्टेट से मिलने वाला रेंट होता है। इसके अलावा और भी कई दूसरी सिक्योरिटीज हैं जिनसे अलग अलग रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन वो भी इन्हीं सभी इसमें क्लासिफाई होते हैं। ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स और रिटर्न्स के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नेक्स्ट, रिटर्न सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आने वाले अलग अलग 5 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से फर्स्ट मार्केटेबिलिटी। अब मार्केटेबिलिटी मतलब क्या? Marketability refers to the buying and selling of securities in the market. Marketability means transferability or a sellability of an asset. Securities are listed in a stock market which are more easily marketable than which are not listed. Public limited company shares are more easily transferable than those the private limited companies. Objectives के लिए हमें marketability क्यों चाहिए? जैसे ही हम लोगों को कैपिटल मार्केट्स के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो प्राइमरी मार्केट जहां पे हमारी एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम जब इशू होती है कंपनीज के थ्रू, तो उसे हम लोग प्राइमरी मार्केट ट्रेडिंग कहते हैं। सेकेंड थिंग, वंस द सिक्योरिटीज आर इशूड टू द पब्लिक एंड विच इज अवेलेबल टू फ्रीली ट्रांसफरेबल और अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग, सो बाइंग एंड सेलिंग। तो सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट में आने वाले सेकेंडरी मार्केट जो होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड एनी अदर थिंग, तो इन तरह की सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं उन सिक्योरिटीज में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजीली ट्रांसफरेबल है, इजीली भी मार्केटेबल है। आज हम लोगों ने शेयर परचेस किए और हमें 4 दिन के बाद में पैसे की जरूरत है तो हमें शेयर बेचने पड़ेंगे, तो हम लोग ऑनलाइन उसे इजीली वहां पे बेचकर मार्केटेबल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों? कि जो पैसे हमारे पास में है उन लिक्विड जितने भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी लिक्विड होनी चाहिए, हमारे पास में इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। लिक्विडिटी रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट रेडी टू कन्वर्ट इनटू द कैश पोजीशन। जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उसे कैश पोजीशन में हमें इजीली कन्वर्ट करके आनी चाहिए। अगर सपोज एग्जांपल आप लोगों ने 1 करोड़ रुपीज अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए और 1 करोड़ के अगर अप्रिशिएट होके 1.10 करोड़ हो चुके हैं, तो आप लोग उसे इजीली बेचकर उसे लिक्विडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ रुपीज की एक हाउस या फिर एक शॉप रेंट बाय किया हुआ है, तो उसे आप लोग इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो लिक्विडिटी ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है, यूटीआई की यूनिट्स एंड इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफर्स टू लिक्विडिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, सेफ्टी फॉर द फंड्स through the minimum risk and the maximum of the return from the investment, right? Next thing is the tax minimization। ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में और नीड ऑन इम्पोर्टेंस में टैक्स मिनिमाइजेशन में देखा था। टैक्स मिनिमाइजेशन कहाँ कहाँ मिलता है? तो जो इनकम टैक्स एक्ट हमारा है इंडिया में, तो वो हमें चैप्टर 6 के अंदर डिफरेंट स्कीम्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, सेविंग्स हम लोग करते हैं, उसके लिए 1,50,000 रुपीज तक की डिडक्शन हमें देता है हमारे ओवरऑल इनकम में। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 3 लाख रुपीज का ओवरऑल एनुअल इनकम होगा, तो उसमें से 1,50,000 रुपीज की जो डिडक्शन होगी वो चैप्टर सी के अंदर 80C के अंदर डिडक्ट हो जाएगी और 1,50,000 जो बचे कुछ होंगे वो टैक्सेबल होंगे। लेकिन ओवरऑल जो लिमिट है उस ओवरऑल लिमिट में से हम लोगों को 1 लाख रुपीज और सेट ऑफ मिलेंगे अप टू 2,50,000 एंड रिमेनिंग 50,000 पे हमें रिबेट मिलेगा, तो हमें ओवरऑल टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ये हमारे टैक्स मिनिमाइजेशन के लिए भी हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग जो प्लान्स है, जैसे कि हमारी इक्विटी लिंक प्लान्स होंगे, पीपीएफ होंगे, एएलएसएस होंगे, या फिर हमारी यूलिप्स होंगी, या फिर एनपीएस होंगे, इस तरह की स्कीम्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में अगला जो पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड टू सेव अप फॉर द रिटायरमेंट।
जितना हम लोग सेविंग कर रहे हैं या जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारी रिटायरमेंट में यूजफुल होनी चाहिए. इट इज इसेंशियल टू हैव द रिटायरमेंट फंड यू कैन फॉल बैक ऑन योर गोल्डन ईयर्स because you may not be able to continue working forever. Additionally, it would be unfair to depend on your children to support you later in the life, particularly if they have a children of their own to raise. अगर उनके खुद के बच्चे होंगे तो आप लोगों को उन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, right? The next thing is to meet the financial goal. different financial goals के साथ में हम लोग जो सेटअप लगा के रखते हैं उनको मीट करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. उनके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस में हमारी जो एडिशनल इनकम एक्सेस इनकम होगी वो इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टिंग कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अचीव योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स without too much stress or a trouble. Some investment options, for instance, come with a short lock-in period and high liquidity. These investments are ideal instruments to park your funds in if you wish to save up the short-term targets, like funding income improvements or creating an emergency fund. Other investment options that come with a longer lock-in period are perfect for the saving up for the long-term goals. जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स है, जो हमारे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है, उनके लिए अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम लोगों को जो अवेलेबल है उसमें हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, राइट? शॉर्ट टर्म गोल होंगे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, राइट? नेक्स्ट थिंग इज ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे. ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगला जो पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट, ओनरशिप इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की जो कैटेगरीज है उनमें से पहला ओनरशिप इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग एज एन ओनर जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए हम लोग एज एन ओनर कंसिडर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, रियल इस्टेट्स या रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज, बिलियंस, या फिर इसके अलावा जो हमारी ओवरऑल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो, जिसमें अगर हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स परचेस करते हैं तो उन सपोर्ट्स को उन स्टॉक्स के लिए हम लोग कंपनी की पार्ट ओनरशिप वहां पे क्लेम करते हैं. जैसे कि शेयर्स की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो शेयर की डेफिनेशन क्या है? शेयर इज द शेयर इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. और शेयर कैपिटल जिनके पास में होता है वो शेयर होल्डर्स अल्टीमेट ओनर्स होते हैं कंपनी के. और अगर हमारे पास में कुछ शेयर्स होंगे तो हम भी कंपनी के ओनर्स ही होंगे, राइट? तो उसी तरह से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज अगर होती है तो हम लोग उनके भी ओनर्स होंगे. बुलियन क्या होता है? जो गोल्ड या सिल्वर होते हैं उनके जो अलग अलग जो कमोडिटीज होती है, फिजिकल कमोडिटीज, वो भी हम लोग उनके भी ओनर होते हैं, राइट? इस तरह की ओनरशिप इन्वेस्टमेंट होती है. दूसरी होती है लेंडिंग इन्वेस्टमेंट्स. अब लेंडिंग इन्वेस्टमेंट्स में आने वाले, व्हेन यू इन्वेस्ट लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट यू आर एसेंशियली बिहेविंग लाइक द बैंक. हम लोग इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है वो हम लोग किसी को यूज करने के लिए देते हैं, फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो, फिर चाहे वो कोई कंपनी हो, या फिर चाहे वो कोई बैंक हो, राइट? कैसे? अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स क्या है? इट इज अ बोरोड सिक्योरिटी फॉर अ कंपनी, राइट? अगर हम लोग एक तरह की अगर लोन फ्रंट, जैसे कि कोई एक कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है और उन्हें इंटरेस्ट देती है, उसी तरह से कुछ बॉन्ड्स कंपनी इशू करती है, डिवेंचर्स इशू करती है, जिसके लिए पब्लिक से पैसे वहां पे कलेक्ट करती है और पब्लिक को वहां पे इंटरेस्ट पे करती है. तो हम लोग एज एन ओन कॉमन पीपल, हम लोग जब इस तरह की डिवेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम भी एक तरह की लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की तरह वर्क करते हैं, राइट? तो इवन सेविंग अकाउंट जो होता है वो सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए जो हम लोग पैसे देते हैं, पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक उस पर्टिकुलर सेविंग्स की जो एडिशनल अमाउंट उनको रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं उनकी रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं और साथ ही साथ में उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट? दिस मनी इज यूज्ड बाय द बैंक टू फंड द लोन्स इट गिव्स आउट टू द कस्टमर.
हम लोगों ने जो सेविंग्स की होती है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के लिए हो, चाहे वो हमारे सेविंग्स अकाउंट्स के लिए हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट्स के लिए हो, तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वो मनी जो होती है, वो बैंक कहीं ना कहीं किसी दूसरे कस्टमर्स को लोन देने के लिए यूज में लेती है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज द कैश इक्विवेलेंट। जो हमारी कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज में पहला ओनरशिप, दूसरा लेंडिंग और तीसरा कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट कौन कौन से होते हैं? These are the investments that are highly liquid and can easily be converted into the cash. Money market instruments are excellent examples of cash equivalents. Money market instruments क्या होता है? Money market instruments कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि promissory note, bill of exchange, commercial bills, treasury bills, call and notice money, interbank term market, then commercial papers, certificate of deposits, bankers of acceptance। इस तरह की कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हाईली लिक्विड हम लोग उसे कहते हैं। तो इन तरह की कैश इक्विवेलेंट्स में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट, हाउ शुड इन्वेस्ट, हम लोग किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो पहला, एनालाइज यूर फाइनेंशियल नीड्स। जो हम लोगों की फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस है या एक्सपेंसेस हैं, उनको जो हमारी ओवरऑल ज़रूरत है उसे एनालाइज करो, उसके बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकंड, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या? अगर हम लोगों ने कोई बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई हम लोगों ने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया है, कोई हम लोगों ने फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़ में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारे ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी जो मनी है, एक्सेस मनी, उसे हम लोगों ने डाइवर्सिफाई करके रखा है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, राइट। नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड। कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए या फिर कितने टाइम फ्रेम के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर कवर होते हैं। एंड फोर्थ वन इज द पीरियोडिकल रीअसेसमेंट। हर बार हर तरह की अलग अलग जो लेवल की असेसमेंट होती है, वो हम लोगों को करनी ज़रूरी है, राइट। तो पहला पॉइंट जो है, एनालाइज द फाइनेंशियल नीड, इसमें आता है फर्स्टली एनालाइज योर फाइनेंशियल सिचुएशन कंसर्निंग द रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड अदर फैक्टर्स like family size, number of earning members and life goals. You may even take a help from the financial professionals. It will help you to clarify any doubts about what is investment and what options are suitable for you. हम लोगों की जो फाइनेंशियल नीड्स है उसे मीट करने के लिए हम लोग किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल या फिर खुद एनालाइज कर सकते हैं, और उसमें हम लोग अवेलेबल ऑप्शंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उन अवेलेबल ऑप्शंस में से हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब वेयर टू इन्वेस्टमेंट। जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद वेयर टू इन्वेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम लोग उसमें कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस फिक्स इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज, फ्लक्चुएटिंग इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज, हाई रिस्क बेरिंग सिक्योरिटीज, हाई रिटर्न प्रोस्पेक्टस सिक्योरिटीज, इस तरह के अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। जो हम लोगों ने वेयर समझ लिया, उसके बाद में व्हेन एंड हाउ मच टाइम, ये हम लोग कंसीडर करेंगे। यू शुड ऑल्सो नो दैट इज द डिफिकल्ट टू आंसर व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट विदाउट कंसिडरिंग द टाइम पीरियड। That is why while considering what is investment, you know what time you have before turning your investments into cash. आज हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस पैसे की ज़रूरत हमें कब लगने वाली है, ये टाइम पीरियड हम लोगों को अगर पता होगा तो हम लोग अच्छे खासे रिटर्न्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करके या इन्वेस्टमेंट करके हम लोग गेन कर सकते हैं। एंड लास्ट इज द periodical reassessment. Since funds are influenced by the market forces, it is imperative that you closely monitor them periodically. You may also consider readjustment if your portfolio is not generating good returns. मतलब जो हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सीखा था हम लोगों ने, तो उसी तरह
पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को असेसमेंट करेंगे। अगर हम लोगों ने जिस तरह से प्लानिंग की है उसी तरह से अगर हम लोगों को रिटर्न मिल रहा है तो वेल एंड गुड, हम लोग उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर रिटर्न सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलते हैं या फिर कुछ वाइस वर्सा होता है तो हम लोग उसी पोर्टफोलियो को, जो हमारी बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होंगी, उससे हम लोग रिप्रेम करेंगे या फिर हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट बेचकर दूसरी किसी सेक्टर्स में हम लोग अलग तरह से नए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग आगे फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न गेन कर सकें। तो ये होती है हमारी पीरियोडिकल रीअसेसमेंट। आज हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है उसमें आने वाले पॉइंट्स जैसे कि इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेफिनेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, कैटेगरीज एंड हाउ शुड इन्वेस्ट, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने देखे। एक टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो पॉइंट है ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इजी पॉइंट है, मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसे दिखाने से पहले आप लोग मुझे बताओ कि कौन कौन सी तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है जो आप जानते हो। चलो एक एक करके आंसर दो। Mutual funds, Okay, mutual funds. Another? SIPs, SIPs, very good. Another one? Index Share funds, investment, Very good. On? FDs, Very good. FDs. Go ahead. Government Bonds. bonds. Government bonds. Good. Anything else? हम लोगों ने अभी जो लेक्चर में सीखते वक्त And cryptocurrency. property, Yes, cryptos also. Okay. company investment, Right. Company bonds. Okay. Let us see. Types of investment: stocks, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स जिसमें गवर्नमेंट के या कंपनी के या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी इंक्लूडेड है, रियल इस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स जिसमें हमारी SIPs भी आती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स या फिर कोई LIC फंड्स या फिर कोई भी हम लोगों की इंश्योरेंस स्कीम्स है वो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जो होती है वो, ये सभी हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में आने वाली कैटेगरीज है। एक मोर इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने ऊपर एक जगह पे देखा था जो यहाँ पर नहीं लिखा है, राइट? ऐसा कौन सा है? ऊपर हम लोगों ने कैटेगरीज या फिर ऊपर एक जगह पे हम लोगों ने उसे डिस्कस भी किया था, एक स्लाइटली हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स का वर्डिंग्स होगा। पुराने ज़माने में जब स्टॉक्स, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह इस तरह की कोई स्कीम नहीं होती थी तो सबसे ज़्यादातर लोग किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते थे? कुछ अंदाज़ा लगा और आंसर दो। जो आज भी Gold. वेरी गुड, गोल्ड एंड सिल्वर। उन गोल्ड और सिल्वर के साथ अगर हम लोग रियल एस्टेट और शेयर मार्केट को कंपेयर करें तो 1979 से लेकर 2019 तक अगर हम लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 1979 में गोल्ड में तो उसकी वैल्यू 2019 में अराउंड 42 लाख होती, 42,70,000 मैक्सिमम रिटर्न, राइट? तो ये रिटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें हर साल मिलता वो होता हमारा 9.84 के रेट से। जो कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ दैट इज गुड, 1 लाख का 42 लाख हुआ, दिस इज द कॉल्ड कैपिटल अप्रिसिएशन। CAGR इट इज द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग वही रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते तो 1 लाख की वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख रुपीज होती, जिसका इंटरेस्ट रेट एनुअली होता 12.47। और थर्ड थिंग इज द रिलेटेड टू द शेयर मार्केट। अगर हम लोग शेयर मार्केट में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो अराउंड 3 करोड़ 76 लाख रुपीज हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती, कैपिटल अप्रिसिएशन होता। दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते वक्त, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमारी जो चॉइस ऑफ कंपनी, चॉइस ऑफ सेक्टर्स जो है दैट्स इट आल्सो मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में अगले आने वाले 3 या 4 सालों में
हमारी वैल्यू 0 भी हो सकती है, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जो हमारे जो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टॉक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, पीपीएफ, एनपीएस, यूलिप एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इनसे रिलेटेड इंडिविजुअल ज़्यादातर ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इनसे रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें पूछी जाएगी एग्जाम में। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट और स्टॉक प्रोवाइड avenues फॉर वेल्थ क्रिएशन फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट टेक्स अ ग्रेट डील टू रिसर्च एंड प्रूडेंस द टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन, राइट। इसके अलावा हर एक स्कीम के लिए, हर एक इंडिविजुअल स्कीम के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स भी यहाँ पर दी हुई है, राइट। जब मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा तब आप लोगों को इसे रेफर करना है, राइट। तो बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या फिर एनी अदर थिंग, इनसे साथ साथ अलग अलग इन्वेस्टमेंट टिप्स भी यहाँ पर दी हुई है। क्लियर एवरीवन? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है उसमें आने वाले टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को सबको क्लियर? दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर, नथिंग इज मोर। एवरीवन, इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes. So, Okay. Great. चलो, it's 10:51 now. चलो, have a nice day everyone. You all can leave the meeting. Any questions? Sir, हाँ बोलो। sir, which publication we have to refer for IIPM? IIPM के लिए आप एनीथिंग जो आप लोगों को चाहिए वो कोई भी पब्लिकेशन आप लोग यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के बारे में अगर पूछा जाए तो आप सेथ या मनन इन दोनों में से कोई एक रेफर कीजिए, ठीक है। बाकी अदरवाइज रेफरेंस बुक के लिए आप जहाँ से चाहो उसे पढ़ सकते हो। IIPM इज़ अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट, आप लोग इजीली उससे रिलेटेड नोट्स भी पा सकते हो, मिल सकते हैं। मेरे पास जितने नोट्स अवेलेबल होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, ठीक है। Yes, sir. Thank you. Okay. Anything? One more important thing before leaving. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम होगी तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑफलाइन एग्जाम होगी तो थ्योरेटिकल रहेंगे। मुझे एग्जाम में आप लोगों ने कौन से पब्लिकेशन से एज इट इज़ आंसर लिखा है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। आप लोगों के जनरल नॉलेज के हिसाब से, आप लोगों की ओवरऑल स्टडी के हिसाब से, आप लोगों ने जहाँ से पढ़ा है उस हिसाब से आप आंसर लिखते हो तो चलेगा, ठीक है। चलो, तो नो कंपल्शन रिलेटेड टू द पब्लिकेशन, आप जो चाहो यूज करते हो कर सकते हो रेफरेंस के लिए। सजेशन रहेगा कि शेथ और मनन दोनों अलग अलग टेक्स्ट बुक जब आप लोगे तो वो अलग अलग टेक्स्ट बुक के लिए आप फ्रेंड्स में डिवाइड कर लो। कोई शेथ की बुक्स लो, कोई मनन की बुक्स लो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मटेरियल, खासकर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल हो। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे एवरीवन, स्टे सेफ, you all Yes, can sir. leave the meeting. Thank you. Have a nice day, sir.